नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के MCQs को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, जिस श्रृंखला में आज की झारखंड ज्योग्राफी के ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर्स को और कंप्लीट करेंगे, झारखंड की नदियाँ को उसे मैप से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो के साथ आपकी झारखंड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। अगले वीडियो से हम लोग झारखंड के मिसलेनियस जैसे कि झारखंड के खान खनिज, झारखंड के उद्योग, झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड के सभ्यता एवं संस्कृतियाँ, झारखंड विविध, इन सभी के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसमें आपको झारखंड से और बिहार से सारे जितने भी अपडेट होते हैं एग्ज़ाम के, वो सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। साथ ही इस वीडियो की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। ये वीडियो आपके सभी झारखंड के एग्जाम जैसे झारखंड SSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। और झारखंड ज्योग्राफी और झारखंड हिस्ट्री की वीडियो आप सारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में बोला गया है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है। तो जोन 2, जोन 3 और जोन 4, इन तीनों जोनों में झारखंड राज्य को रखा जा सकता है। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें बोला गया है कि भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। झारखंड के कुल 7 जिले आते हैं भूकंप जोन 4 के तहत। बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की ओर। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कुल 15 जिले आते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कुल 15 जिले आते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। तो ये गोड्डा तथा साहेबगंज हो जाएगा भूकंप जोन 2 के तहत। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें बोला गया है कि भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं। भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन कौन से हैं। तो ये 2 जिले हैं साहेबगंज तथा गोड्डा, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से। बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि। और जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड की अधिकतर नदियाँ जो है वो बरसात पे डिपेंड करती है और ये सभी बरसाती नदियाँ होती है और इनमें अत्यधिक मानसूनी में वर्षा होने के कारण नदियों का जल स्तर में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ का ये प्रमुख कारण भी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ये उत्तर पूर्वी झारखंड का जो भाग है ये हो गया उत्तर पूर्वी भाग झारखंड का। अगर हम लोग नक्शा देखें तो इस ये वाला जो क्षेत्र है ये ज़्यादा प्रभावित होता है बाढ़ से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में आने वाले बाढ़ के बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में आने वाले बाढ़ को निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं।
तो धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने के लिए मिलता है। साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो उत्तर पश्चिमी झारखंड का ये भाग है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी झारखंड का भाग जो है वो सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग हो जाएगी आपकी। बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की ओर। झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। तो ये पलामू जिला है। उत्तर पश्चिमी भाग का ये जिला है और ये जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट सही, जलाशयों का निर्माण करने से सही, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण की जाए तो बारिश ज़्यादा होगी जिससे सूखा कम होगी। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसमें व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कारगर सिद्ध होंगे, कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे। वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना सही है। वर्षा के समय पेड़ों के नीचे न रुकना ये भी सही है और बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना ये भी सही है। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा तड़ित झंझना से बचने के लिए। बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है। कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है। तो ये झरिया का क्षेत्र है। झरिया आपको पता होगी धनबाद में कोयला के लिए फेमस है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग ये कारण है। मानव द्वारा वनोत्पादों के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना ये भी सही है और शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग ये भी सही है। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जंगलों में आग लगने के ये सारे प्रमुख कारण हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, झारखंड में जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कौन कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे। आइए ऑप्शन की ओर नज़र डालते हैं। ए में बोला गया है अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। सही है। जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। ये भी सही है। और वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए। ये भी सही है। इस हिसाब से उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है। चलिए ऑप्शन की ओर नज़र डालते हैं। हाथियों का अपने रास्ते से भटक जाना नहीं। हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज़ सुनकर वहां पहुंचना नहीं। मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना ये सही। जंगल वंगल काट दिए जाते हैं जिस कारण हाथियों को रहने की जगह नहीं मिल पाती है तो वो मानवीय आवास के तरफ मूव ऑन करते हैं। बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की ओर। इसमें बोला गया कि झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है।
तो ढोल नगाड़े बजाना ठीक है, आग द्वारा हाथियों को डराना सही है, मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो ये किया गया है धारा 14 का 1 के तहत। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 का 1 के तहत किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये झारखंड के मुख्य सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 22 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? तो 75-25 की होती है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी। ठीक है, केंद्र सरकार की 75, वहीं राज्य सरकार की 25%। बढ़ते प्रश्न संख्या 23 की ओर। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की गई? झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो ये 2009 में की गई। बढ़ते प्रश्न संख्या 24 की ओर। आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? राज्य का कौन सा वो संस्थान है जिसके द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था है जो रांची में है, इसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। बढ़ते प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु ये सारे कदम उठाए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। इसमें बोला गया है कि राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु ये संचालन कार्यों का काम करती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें बोला गया है कि राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ये भारतीय खनन स्कूल ISM धनबाद हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें बोला गया कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्था शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु कौन सी संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ये BIT मेसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। इसमें बोला गया कि राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्था शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है?
ये आपके तीनों क्वेश्चन जो हैं, चारों क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जब आप टॉपिक वाइज जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे फ़ायदा यही होता है कि सारे जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो एक जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं आप अगर कहीं ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, कहीं क्यूज़ में भाग लेते हैं, तो उसमें अलग अलग चैप्टर से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन एक नया सा क्वेश्चन लगेगा अगर आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं किया है। और अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आप क्यूज़ सॉल्व करने जाते हैं, क्यूज़ में हिस्सा लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो JSAC के द्वारा ये राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु ये तकनीकी कार्यों का संचालन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें बोला गया है कि राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ये JSAC इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये ग्राम सभा का मुखिया होता है, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर सिलसिलेवार ढंग से उस सभी चैप्टर को अटेंड करेंगे और साथ ही आप ऑफलाइन इस MCQs को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन छप जाए। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी इसे सही टिक कर सकते हैं। साथ में आप सब्जेक्टिव बुक को ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी नॉलेज ना ही बढ़ेगी बल्कि अच्छी पकड़ भी बनेगी। अगर सेट में कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाती है तो आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वहाँ से आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।